नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से आपका मित्र और दिग्दर्शक शैलेंद्र। मेरे लिए आज बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का क्षण है कि CSIR के लिए मेरे साथ जितने भी छात्र पढ़ रहे थे, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की दुआ से, खुदा के रहम से सारे के सारे सफल हुए। मित्रों, CSIR की परीक्षा से आप परिचित हैं। आज ही उसका रिजल्ट आया है ASO के लिए। ये भी तय हो गया है कि एग्जामिनेशन का डेट जो है वो 7 जुलाई 2024 से डिस्क्रिप्टिव पेपर का और प्लस CPT का फोरनून मतलब पूर्वाहन डिस्क्रिप्टिव होगा और आफ्टरनून मतलब अपराह्न में CPT की परीक्षा होगी। अब न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 7 जून 24 शनिवार से संध्या 5 बजे। ये बात मैं करने जा रहा हूं पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव के बारे में, जिसको हिंदी में वर्णनात्मक परीक्षा कहते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक है, ये अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषाओं में परीक्षा संचालित होती है। मेरे मित्र अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं और मैं शैलेंद्र हिंदी में पढ़ाता हूँ। तो मैं इस रिगार्डिंग जो बात करने वाला हूँ आपसे, वो बात और मेरे एक अन्य मित्र CPT पढ़ाते हैं। तो मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ मित्रों, वह यह है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव है, इससे मैं हिंदी में वर्णनात्मक कह रहा हूँ, और जो ऐसे है उसे मैं निबंध कह रहा हूँ, जो प्रेसी है उसे मैं संक्षेपण कह रहा हूँ, जो लेटर है उससे मैं पत्र कह रहा हूँ, और जो ये एप्लीकेशन है उसे मैं आवेदन पत्र कह रहा हूँ। निबंध आएंगे 2 अंक होंगे 50-50, दोनों के समान, दोनों मिलकर हो जाएंगे 100। संक्षेपण आपसे अपेक्षा की जाएगी प्रेसी एक लिखने की, लगभग 100 शब्दों में संक्षेपण करने की। मार्क्स उसके लिए आपको मिलेगा 30 फुल मार्क्स। पत्र या आवेदन पत्र एक लिखना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको अंक मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा 20। मतलब डिस्क्रिप्टिव में ऐसे 100 मार्क्स, प्रेसी 30 मार्क्स, और लेटर और एप्लीकेशन 20 मार्क्स। हिंदी में कहूँ तो 2 निबंध 100 अंक, एक संक्षेपण 30 अंक, एक पत्र या एक आवेदन पत्र 20 अंक, कुल मिलाकर 150 अंक। परीक्षा 150 अंकों की डिस्क्रिप्टिव की होगी। 2 घंटा समय मिलेगा। ये CPT की परीक्षा सेकेंड हाफ में आयोजित होगी, जो 100 मार्क्स के लिए। ये मैं केवल सूचना दे रहा हूँ। ये CPT के बारे में हमारे दूसरे मित्र आपको डिटेल करेंगे कि वो क्या पढ़ाएंगे। मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मेरे दूसरे मित्र आपको बता चुके हैं कि वो क्या पढ़ाएंगे।
और मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये निबंध 100 अंकों के कई निबंध पढ़ाऊंगा, 2 आपको लिखना होगा। संक्षेपण में अनेक बताऊंगा, 1 आपको करना होगा। पत्र और आवेदन पत्र में अनेक बताऊंगा, उनमें से कोई 1 आपको लिखना होगा। ये है प्रारूप परीक्षा का। अब फिर से मैं एक बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा न्यू बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं 7 जून 24 शनिवार संध्या 5 बजे से। अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि निबंध में मैं क्या पढ़ाऊंगा। निबंध में पढ़ाने की बात क्या होती है? निबंध तो लिखने की बात है, सोचने की बात तो है। निबंध लेखन है, निबंध पाठन तो है नहीं। मैं पढ़ाऊंगा क्या? तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप यही आकर अनुभव करेंगे और ये समझ पाएंगे कि निबंध पहले पढ़ाया जाता है, फिर समझा जाता है, फिर लिखा जाता है और लिखने आ जाता है। तो निबंध एक अलग कला है। संक्षेपण अभ्यास है। यह भी पढ़ाने की चीज नहीं, अभ्यास की चीज है। लेकिन बिना इसका मेथड और बिना इसकी टेक्नोलॉजी बताए आप संक्षेपण कर लेंगे तो बहुत खुशी की बात, सोने में सुगंध। लेकिन मैं विद्यार्थियों से रूबरू होता रहता हूं और उनकी समस्याओं को जानता रहता हूं, इसलिए मुझे पता है कि संक्षेपण पर आपको बताने की जरूरत होगी। चिट्ठियां तो अब आप मित्रों लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो मैसेज करते हो। तो पत्र तो आप लिख दोगे, लेकिन वो कौन सा पत्र होगा? क्षमा करना, मेरा उद्देश्य कोई मजाक करना नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को आनंदित करके पढ़ाता हूँ। तो तुम्हारा पत्र प्रेम पत्र में नहीं बदल जाए, इसका ध्यान रखना। ये जो पत्र है इसकी एक कटसी होती है ये इनफॉर्मल लेटर। इसमें फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन शिष्टाचार की बहुत जरूरत होती है। हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यारी माँ हम कह नहीं सकते। कहाँ नहीं कह सकते भैया? तो परीक्षा में पत्र लिखते हुए कभी नहीं कहेंगे। प्यारी माँ कह दिया तो पत्र का स्वरूप बिगड़ गया, अंक अच्छे कभी नहीं आ सकते। भूतो न भविष्यति। आवेदन पत्र का अपना एक निश्चित फॉर्मेट होता है। अगर उसमें आप हैं तो परफेक्ट हैं, अगर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, किसको लिखना चाहते हैं आप? चलिए जिला चिकित्सा पदाधिकारी को लिख लेते हैं। लिखा, सेवा में जिला चिकित्सा पदाधिकारी महोदय सादर प्रणाम। अगर आपने सादर प्रणाम लिख दिया तो वह अब आवेदन पत्र रह ही नहीं गया। आगे जितना सोना जरना हो, हीरे डालने हो, कसीदाकारी करनी हो, कुछ भी कर लोगे, तुम्हारा आवेदन पत्र नहीं रहेगा। ये पक्की बात है। तो रहेगा क्या? निगेटिव अप्रोच का मैं हूं नहीं। मैं नहीं की बात नहीं करता हूं, मैं हाँ की बात करता हूं। मैं इस बात की बात करता हूं
कि कैसे मैं इन चीजों को कर सकता हूं। तो यहां से मित्रों अब मैं मिटाने की इजाजत चाहता हूं आपसे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि निबंध क्या है, संक्षेपण क्या है, और पत्र क्या है, और आवेदन क्या है। ये चार चीजें 150 अंक के अंदर और 2 घंटे के अंदर उसी की सीमा में हमें करना है। तो जो पहला है हमारा निबंध, पहले उसकी बात करते हैं कि निबंध क्या है। नि मतलब अच्छी तरह, बंध मतलब गांठ। अपने विचारों को अच्छी तरह बांध कर प्रस्तुत करना निबंध है। जो निबंध की किताबें उपलब्ध हैं उनमें आप पढ़ेंगे तो 3 बातें कॉमन लिखी मिलेगी कि निबंध में पहले भूमिका होती है, फिर विश्लेषण होता है, और अंत में समापन होता है। मतलब 3 स्टेप होते हैं निबंध में। ये उनके लिए है जो अभी निबंध लिखना सीख रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपसे भाषा की अपेक्षा की जा रही है। ये परीक्षा है वर्णनात्मक, वर्णन करना है, और वर्णन भी कैसे करना है ये समझना है आपको। एक आदमी कहता है कि गांधी मैदान बहुत दूर है, और दूसरा आदमी कहता है कि गांधी मैदान बुद्ध कॉलोनी की अपेक्षा नजदीक है। 2 तरीके से सोचते हैं। आप कैसे सोचेंगे? मैं जैसे सोचता हूं मैं आपको वैसे बताऊंगा कि निबंध क्या है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं जो आपसे कभी नहीं पूछेगा, उस पर से चर्चा करें। गाय, गाय पर एक निबंध लिखो। आप शुरू करिएगा। गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, यह दूध देती है, इसका बछड़ा खेती के काम आता है, इसके गोबर उर्वरक होते हैं। ये एक सूचना मात्र है, ये लेख है, निबंध है ही नहीं। इसमें निबंध का फ्लेवर नहीं है, वो मजा नहीं है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास है, जो आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी के पास है, जो डॉक्टर वचन देव कुमार जी के पास है। मैं जिस पाठशाला से होकर गुजर कर आया हूँ वो पाठशालाएं मुझे बता रही है कि गाय एक चौपाया जानवर है, यह लिखना निबंध नहीं है। उस पाठशाला में मैं सीख कर आया हूँ कि गाय करुणा की कविता है, इसकी आंखों में देखने से माँ की याद आती है। मतलब निबंध एक सुंदर झूठ है मेरी दृष्टि। अब विश्लेषण करते हैं। आप 3 तरह से चल सकते हो निबंध में। एक है पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी तरह से निबंध लेखन करना है तो विचारों पर बैठ कर रहना है, और विचारों को ही साफ 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 आगे बढ़ाते जाना है। दूसरे निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनकी तरह निबंध लिखना है तो शीर्षक रहेगा अशोक के फूल। आप पूरा निबंध पढ़ जाओगे, उसमें 2 ही लाइन अशोक और उसके फूल के बारे में लिखे मिलेंगे।
बाकी सब भारतीय संस्कृति मिलेगी। हुन कौन थे, कुषाण कौन थे, किन्नर कौन थे, आदि आदि उस निबंध में मिल जाएंगे। वे लिखेंगे शिरीष के फूल। आप चेक करना नेट पर जरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, वंदनीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अभी आप अगर सुन रहे हो मुझे, तो आप नेट पर सर्च करो शिरीष के फूल, अशोक के फूल, और एक बार पढ़ लो मित्रों। तुम्हें पता चलेगा कि शिरीष के फूल में कालिदास है, शिरीष के फूल में महात्मा गांधी है, शिरीष के फूल में और दूसरे कई कैरेक्टर्स सूक्ष्म रूप से हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि शिरीष के फूल में कबीर कहाँ से आ गए, शिरीष के फूल में कालिदास कहाँ से आ गए, शिरीष के फूल में गांधी कहाँ से आ गए, अशोक के फूल में पूरी भारतीय संस्कृति कहाँ से आ गई। ये दूसरी शैली हुई। विद्यानिवास मिश्र जी को पढ़ते हैं, शीर्षक है मेरा गांव मेरा घर। आप चेक करना और आगे पढ़ना कि उन्होंने लिखा कि एक दिन दालान में मैं अपनी बहन के साथ इमली चबा रहा था। उसी समय पिताजी आ गए। डर से हम लोगों ने साथ में चिया भी चबा लिया, मतलब बीज। बाद में चिंता हुई, बीज पेट में बड़ा अंकुरित होगा, बड़ा होगा, बाहर निकलेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। मैं पूछता हूँ, जिसको ये डर है उसे पहले शरीर की चिंता होनी चाहिए कि चोरी पकड़ने की चिंता होनी चाहिए? अपने शरीर की चिंता नहीं हो रही है और चोरी पकड़ने की चिंता हो रही है। यही है निबंध, इसे कहते हैं ललित निबंध। आगे बढ़ते, डॉक्टर वचनदेव कुमार जी को पढ़ना मेरी प्रिय पुस्तक। उनकी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस है, मेरी भी है, लेकिन अभी उन्हीं का रहने देते हैं। दुनिया के अनेक लोगों की प्रिय पुस्तक है वो। उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस युग के ताप को मापने वाला थर्मामीटर है। तुम गुना भाग करते रहो कि रामचरितमानस और थर्मामीटर दोनों चीजें एक कैसे हो गई। मैंने गुनिया पर काल लगा लिया है, उन्हीं के चरणों में बैठकर जान लिया है कि रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस और थर्मामीटर एक चीज है। कैसे है भाई? तो एक समानता होती है रूप की, जैसे हम वैसे तुम। दूसरी समानता होती है गुण की, हम दोनों देखने में अलग अलग है, लेकिन जो अच्छाई बुराई मुझ में वही तुम में। और तीसरी समानता होती है, वही काम की होती है निबंध में, उसे कहते हैं प्रभाव की समानता, प्रभाव साम्य। मैं समझाता हूं तुम्हें। सोन नदी की मछली और खंडहर पर जलता हुआ चिराग दोनों एक होता है। कैसे भाई? तो सोन नदी की मछली जल पीती है और खंडहर के मुडेर पर जलता हुआ चिराग अंधेरे को पीता है। दोनों एक तरह के प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए दोनों समान हैं। महापंडित कविवर निराला को मैं उद्धृत करता हूँ। वो किसान की नई बहू की आंखें जैसे हरितिमा में बैठे
दो बिहग बंद कर पांखें, चिड़ियों के पंख और नई वधू की आंखें दोनों समान कैसे है मुझे नहीं मालूम, उनसे सीखा। यो चिड़िया जब फसल पर बैठती है या जहाँ बैठती है तो पंख एकदम स्थिर होते हैं। और अगर आप अपनी भारतीय परंपरा को जानते हो, खासकर उत्तर भारत की परंपरा, उत्तर प्रदेश बिहार आदि की परंपरा को जानते हो, तो नई बहू, अभी गर्मी का मौसम है, कुछ शादियां हुई हैं, जेठ भर लगभग कुछ दिनों तक शायद और रुकी रहेगी, और थोड़े दिनों के बाद फिर गठजोड़ होने लगेंगे, शादियां होने लगेंगी। नई वधू जब घर में आती थी हमारे यहाँ, तो पिताजी उसके पर्यंक पलंग देते थे, लेकिन साथ में एक शीतल पाटी देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बेटी जब ससुराल में जाएगी तो दिन भर उसे पर्यंक नसीब नहीं होगा, पलंग नसीब नहीं होगा। वो कोने में गर्मी में शीतल पाटी पर बैठेगी। वो शीतल पाटी, वो मॉल वाला मैट नहीं समझ लेना अभी, ये एक अलग तरह की पटिया होती है जो घास से बनती है। वो धरती से रस सोखती है और जो उस पर बैठा है उसके हृदय को रस देती है, उसके शरीर को सुकून देती है। वो है शीतल पाटी जो रेणु जी के ठेस में सिरचन ने बनाई थी। आप ध्यान से सुनो, ठेस कहानी सर्च मारना, तुम्हें समझ में आ जाएगा शीतल पाटी क्या होती है। तो उसी शीतल पाटी पर वो नई वधू बैठती थी सॉरी, और वो जब भी मोहल्ले टोले की स्त्रियां उसे देखने आती थी तो उसकी दासी, सेविका, ननद आदि उसके घूंघट को ढके रहती थी, थोड़ा सा उठाकर दिखलाती थी। उसके पलक दोनों के दोनों एकदम बंद स्थिर होते थे, वैसे ही जैसे पक्षी के पंख बैठने पर स्थिर होते हैं। तो दोनों के प्रभाव की समानता है, इससे ऐसा निबंध खींचा जा सकता है। तो निबंध मित्रों, वास्तव में जो कला है, ये इस वीडियो में मैं कितना भी बताऊंगा कम है। जब मेरे साथ मेरे हृदय में रहोगे तो अच्छी तरह मैं बता पाऊंगा कि ये निबंध क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है निबंध। ये कई महापुरुषों को पता था और मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। अब तुम मुझ पर जितना यकीन करो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं नहीं कहता हूं मेरे ही साथ पढ़ो, लेकिन मैं यह कहता हूं कि सोच कर पढ़ना, और मेरे साथ पढ़ोगे तो बल्ले बल्ले होगा। अब निबंध के बाद जो दूसरी बात है वह है संक्षेपण, प्रेस। इससे के बाद इस संक्षेपण क्या बला है। तो हमें किसी निबंध के, किसी एडिटोरियल के, संपादकीय के अंश दिए जाते हैं, जिसे हम सहूलियत के लिए गद्यांश कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम है अवतरण। निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण प्रस्तुत कीजिए और एक शीर्षक दीजिए। इस लैंग्वेज में आपको प्रश्न मिल सकते हैं और सिंपल भी मिल सकता है कि निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए और एक शीर्षक दीजिए।
कभी वो ऊपर लिखा रहेगा और प्रश्न नीचे लिखा रहेगा, तब भाषा बदल जाएगी। उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए और शीर्षक दीजिए। तो संक्षेपण करना और शीर्षक देना कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। ये संक्षेपण लगभग 1/3 में होता है। मतलब अगर 100 शब्द आपको दिए गए हैं तो आपको 33 शब्दों के आसपास में संक्षेपण प्रस्तुत करना पड़ेगा। एकदम 33 नहीं। ये सोना नहीं है कि वो बंद वाले, वो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसको एकदम तौल कर 10 ग्राम ही उतारा जाएगा। उसको भी तौलोगे मैं समझता हूँ तो तनिष्क में और कल्याण जी और दूसरे में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आएगा शायद, मेरे ख्याल से। पक्का मैं नहीं हूँ चूंकि वह काम नहीं करता हूँ। तो सोना तौलने में भी थोड़ा सा के डिफरेंस आता है। ये संभव ही नहीं है कि निबंध 1/3 में ही हो। ये लगभग 1/3 है। मतलब 300 का 100, 900 का 300, ऐसे। अब एक बात मैं कर लूं कि ये जो निबंध है आपका है 2, ये कितने शब्दों में रहेगा भाई, ये बात तो हुई नहीं। तो आप जान लीजिए ये निबंध आपको 250 से 300 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाए, और फिर दूसरा भी 250 से 300 शब्दों में कहा जाए। और ये जो संक्षेपण है कहा जाएगा कि लगभग 100 शब्दों में कीजिए। तो ऊपर जितना भी लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ है कि लगभग 100 शब्दों में कीजिए, तो ऊपर के लिखने को गिनना नहीं है, केवल संक्षेपण करके ये गिन लेना है कि हम 100 के आसपास हैं कि नहीं, और नीचे उसको प्रॉपर लिख देना है। वो विधान मैं बताऊंगा बोर्ड पर कि उसका फॉर्मेट प्रॉपर क्या होता है। पहले मैं यह बताऊं कि संक्षेपण क्या है। तो साधारण भाषा में तुम्हारी बड़ी तस्वीर को उसमें से बिना कुछ हटाए और छोटी और छोटी और छोटी किए जाना ही संक्षेपण है।